नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का हम एक जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि 28 नवंबर 2022 को डिलीवर हुई थी और ये एक फर्स्ट अपील ऑर्डर है कमर्शियल कोर्ट का जो कि साइटेशन 200 DHC 005184 का है। दोस्तों ये एक इस जजमेंट में आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं और लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस किया गया है और यहाँ पर सेक्शन 14 के ऊपर डिस्कस किया गया है। सेक्शन 8 जो है आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट का उसको डिस्कस किया गया है। सेक्शन 21 जो आर्बिट्रेशन एक्ट का है उसको डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे जो इश्यूज ये रेज किए गए हैं वो लिमिटेशन से संबंधित इश्यूज हैं वो रेज किए गए हैं। यहाँ पर हुआ क्या था कि दोनों अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था और दोनों के बीच में लीगल नोटिस शेयर मतलब आदान प्रदान हुए थे लीगल नोटिस का। अब उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने यहाँ पर एक सिविल सूट है वो फाइल कर दिया था कमर्शियल कोर्ट में। अब सिविल सूट फाइल कर दिया था सिविल सूट फाइल कर दिया था। फैक्ट्स को हम देखेंगे तभी हम ज़्यादा बारीकी से जान पाएंगे। सिविल सूट फाइल किया था और रिस्पोंडेंट ने वहां पर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट की एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इसको आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दिया जाए। अब हुआ क्या कि जो मैटर है वो वहां से टर्मिनेट हो गया। जो प्रोसीडिंग्स थी वो टर्मिनेट हो गई तो आर्बिट्रेशन क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी। फिर वहां पर अपीलेंट ने एक सेक्शन 11 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी जो कि अलाउड हो गई थी और जो मैटर है दिल्ली आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है उसके पास भेज दिया गया था। वहां पे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में ये मैटर चला था। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर अपीलेंट ने अपना क्लेम रखा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स में रखे थे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया था और साथ में उन्होंने अपना काउंटर क्लेम भी यहाँ पर इशू था वो उठाया था। अब जब काउंटर क्लेम जब रिस्पोंडेंट ने अपना उठाया तो अपीलेंट ने अपनी ऑब्जेक्शन लगाई कि काउंटर क्लेम है वो कितने सालों बाद दिया जा रहा है। तो ये जो है ये टाइम पीरियड है इनका जो काउंटर क्लेम है क्योंकि 2013 का मैटर था 2018 में उठाया जा रहा है। तो लेकिन ट्राइब्यूनल ने आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने ये माना कि जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो सेक्शन 8 के अंदर लगाई गई थी आर्बिट्रेशन की। तो इसमें रिस्पोंडेंट को सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है उसका जो है बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए जो टाइम स्पेंड किया गया है सेक्शन 8 के अंदर आर्बिट्रेशन जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कि इसको मतलब जो मैटर को रेफर किया जाए तो वहां से एप्लीकेशन का जो टाइम है और उस सारे टाइम को एक्सक्लूड किया जाए तो इसलिए ये लिमिटेशन के अंदर आता है और अवार्ड भी रिस्पोंडेंट के फेवर में कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके सेक्शन 34 के अंदर अपीलेंट ने डिस्ट्रिक्ट जो है सिविल सूट के मतलब सॉरी ये कमर्शियल कोर्ट में एक अपनी जो है एप्लीकेशन मूव की थी और यहाँ पर ग्राउंड्स रेज किए थे। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को ही सही ठहराया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो टाइम जो स्पेंड है वो सेक्शन 8 की एप्लीकेशन से नहीं होगा बल्कि लीगल नोटिस जो रिस्पोंडेंट ने भेजे थे वहां से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो वहां से काउंट किया जाएगा उस टाइम से लेकर तो जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अब उससे एग्रीवेट होकर सेक्शन 37(1) सब पार्ट सी के अंदर जो है अपील डाली गई थी यहाँ पे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। और यहाँ पर कोर्ट ने 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए कि पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि जो टाइम स्पेंड किया गया है एप्लीकेंट का अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्शन एक्ट के अंदर क्या उसे एक्सक्लूड किया जाना चाहिए अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत। और दूसरा क्वेश्चन ये रेज किया था कि जो लीगल नोटिस इशूड हुए हैं बाय रिस्पोंडेंट के वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं वो वहां से कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर वो जो लीगल नोटिस है वहां से कंस्टिट्यूट होंगी। यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन जो सेट किए थे वो दोनों अपीलेंट के फेवर में डाले गए थे, अपीलेंट के फेवर में किए गए क्योंकि कोर्ट ने माना कि सेक्शन 14 का जो पर्पस है वो बोनाफाइडनेस के अंदर होता है कि कोई जो जुरिस्डिक्शन का कोई एरर हो जाए और डिलीजेंटली जो भी कोई प्लेंट जो एप्लीकेंट है वो उसको पता ना हो जुरिस्डिक्शन के बारे में तो वो जो टाइम है वो स्पेंड किया जाता है वो सिर्फ ये प्लेंटिफ को मिलता है एप्लीकेंट को मिलता है ना कि रिस्पोंडेंट को।
और दूसरा इशू बताया था कि जो लीगल नोटिसेस थे उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि मैटर को जो है वो आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया जाए। तो इसलिए जो है सेक्शन 8 की जो भी एप्लीकेशन लगाई जाती है वो सिर्फ टर्मिनेट करने के लिए होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। तो लेकिन यहाँ पर लीगल नोटिसेस जो भेजे थे रिस्पोंडेंट ने उसमें कहीं मेंशन नहीं किया था कि ये मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए। तो इसलिए जो है अवार्ड जो नीचे की जो कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स था उनको सेट असाइड कर दिया गया था। आइए थोड़ा सा फैक्ट्स को हम देख लेते हैं क्या बताया गया था इसमें। देखिए ये यही बताया कि जो अपीलेंट ने एक अपील फाइल की अंडर सेक्शन 31 पार्ट सी ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर, और जो ऑर्डर को चैलेंज किया था 24/6/2020 का, जिसमें लर्नड कमर्शियल कोर्ट थी, और उन्होंने अपीलेंट की जो एप्लीकेशन जो है प्रेफर की थी सेक्शन 34 को, उसको रिजेक्ट कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर इम्पिंज्ड ऑर्डर में क्या था कि अपीलेंट की कंटेंशन थी कि जो काउंटर क्लेम किया गया है रिस्पोंडेंट द्वारा वो बैरिड बाय द लिमिटेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया था नीचे की कोर्ट ने। और आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट किया था कि इशू नोटिस नहीं हुए थे सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, तो इसलिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन टिल डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द काउंटर क्लेम। और आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल ने पाया कि जो रिस्पोंडेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर, और ये एप्लीकेशन जो फाइल की थी सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की, जो कि प्रेफर्ड की गई थी, एंड एज इट हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन इन द सूट प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट। और आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल ने फाउंड कि जो रिस्पोंडेंट ने जो स्पेंड किया टाइम इन परस्यूइंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट वाज रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड फॉर कंसिडरिंग जो काउंटर क्लेम जो है वो प्रेफर्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब देखिए यहाँ पर ये बताया कि तो कमर्शियल कोर्ट ने का कोई फॉल्ट नहीं था, ने पाया कि कोई फॉल्ट नहीं आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में, और चूंकि बेनिफिट जो है सेक्शन 14 का रिस्पोंडेंट को मिलना चाहिए, और कॉन्सिक्वेंटली जो काउंटर क्लेम जो फाइल किया गया था वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आता है। और कमर्शियल कोर्ट का ने जो व्यू एक्सेप्ट किया था आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल का कि रिस्पोंडेंट ने नोटिस इशू नहीं किया सेक्शन 21 के अंदर, तो उसने पाया कि लीगल नोटिस जो भेजे गए थे जो 2013 में वो रेफर किए गए थे, which was referred to in the application under section 8 of arbitration act के अंदर, वो नोटिस माने जाएंगे, और आर्बिट्रेशन जो इसमें इन्वोक किया गया था as contemplated under section 21 of the arbitration conciliation act। अब यहाँ से बताया दोनों ने भी जो है काउंटर क्लेम जो बताया कमर्शियल कोर्ट ने भी कि जो काउंटर क्लेम है वो विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर आता है। 2 क्वेश्चंस रेजेस हुए, जो कि पहला क्वेश्चन ये था कि टाइम कंज्यूम्ड किया गया रिस्पोंडेंट ने इन परस्यूइंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट जो है वो एक्सक्लूड करना चाहिए फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और सेकंड, जो लीगल नोटिस इशू किए गए थे रिस्पोंडेंट को, वो जो इशू किए थे वो क्या नोटिस को इंटरप्रेटेड किए जाएंगे कि वो नोटिस है जो कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कमेंस करते हैं द सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ फैक्ट्स बताया कि यहाँ पर एक पार्टीज ने नेगोशिएशंस की थी ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लांट की। रिस्पोंडेंट कंपनी एग्री हुई थी कि वो सप्लाई करेंगी ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लांट विद बॉची इन इटालियन ब्रांड ऑक्सीजन नाइट्रो प्लांट UBT-100। और टोटल कंसिडरेशन जो थी 4,35,000 की US डॉलर की थी, जो कि 2,37,51,000 की थी। और मटेरियल टाइम से रिस्पोंडेंट ने एक परफॉर्मा इनवॉइस भी दी थी, सॉरी 5/11/2012 को, और उसमें कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि अपीलेंट जो है 25% जो है वो देंगे इनवॉइस्ड अमाउंट का, जो कि 59,37,000 होगा। एडवांस इन द फॉलोइंग मैंने 5 लाख इस चेक से, 5 लाख जो है अनदर चेक से, और रिमेनिंग 37 लाख रुपीज ऑन एंड बिफोर 30/11/2012, एंड 11 लाख इस 27,000 सो एंड सो डेट हुआ। तो बैलेंस 75% रिक्वायर्स टू बी पेड होगा गुड्स से डिस्पैच करने से पहले। अपीलेंट ने 20 लाख रुपए के आसपास दिया, लेकिन पे नहीं किया रिमेनिंग अमाउंट। उन्होंने एक्सटेंशन मांगी कि पेइंग बैलेंस को पे करने के लिए, और क्लेम्स किया कि बट क्लेम्स की नो सच एक्सटेंशन वाज ग्रांटेड। अपीलेंट ने कहा कि कोई एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की गई। और फिर इसके बाद डिस्कशंस हुए रिस्पोंडेंट के साथ सुपरसेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफर, और ईमेल भेजी गई 5/4/2013 को, कम्युनिकेट रिवाइज्ड ऑफर कर दी गई। उसमें बताया कि रिवाइज परफॉर्मर है, उसमें कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मटेरियली डिफरेंट था। रिस्पोंडेंट ने इंक्रीज कर दी थी प्राइस ऑक्सीजन प्लांट की $4,35,000 से US डॉलर से $4,97,000 की, और रिस्पोंडेंट को कहा कि वो 50% देंगे इन एडवांस।
एज अगेंस्ट 25%। तो अब यहाँ पर अपीलेंट ने अपनी ट्रांजेक्शन हुई थी, रेस्पोंडेंट ने क्लेम किया, अपीलेंट ने क्लेम किया कि वो ट्रांजेक्शन हुई थी नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लांट की, कस्टमर थे इराक में, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट करने से मतलब फेल टू पे द पेमेंट एज रिक्वायर्ड, तो इसलिए अपीलेंट जो है अनेबल टू पे द एंटायर अमाउंट। तो इसलिए जो ऑफर, इसी वजह से ऑफर लैप्स हो गई है। और अपीलेंट ने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिवाइज टर्म्स में कंडीशन में, तो लेटर भेजा कि वो रिजेक्ट करते हैं रिवाइज परफॉर्मा इनवॉइस को, और कहा कि वो 20 लाख रुपए जो दिए गए वो एडवांस में दे दिए जाए। अपीलेंट ने फिर आगे भी ईमेल्स भेजी और कहा कि रिफंड कर दिया जाए 20 लाख रुपए, लेकिन रिस्पोंडेंट ने रिफंड नहीं किया, और रिस्पोंडेंट ने एक लीगल नोटिस भेज दिया और कहा कि 20 लाख जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और अपीलेंट को इज लायबल टू पे आउटस्टैंडिंग 25% ऑफ द कंसिडरेशन, जो 25% की कंसिडरेशन की जो आउटस्टैंडिंग है वो कंसिडरेशन को देनी होगी, which was to be paid in advance as per the revised performa, जो क्वांटिफाइड किया गया था 2,35,000 से, और 50 लाख का डैमेजेस मांगा, और कहा कि इस तरह के जो फर्दर कॉल्ड अपॉन अपीलेंट की कोई इस तरह के लीगल, इलीगल और अनवांटेड कॉरेस्पॉन्डेंस ना करें जो कि एडवांसिंग इलीगल थ्रेट्स होंगी, उसकी अगर नहीं करने पर तो वो एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे। अपीलेंट ने लीगल नोटिस का रिस्पॉन्ड किया लेटर 11/11/2013 को, और फिर कहा कि 20 लाख रुपए दे दी जाए विद 18% इंटरेस्ट के साथ टिल डेट ऑफ रियलाइजेशन। लेकिन अपीलेंट ने क्लेम किया, लीगल नोटिस फिर भेजे सो एंड सो डेट को, रिस्पॉन्डेंट ने लीगल नोटिस भेजा और मांगा कि अपीलेंट जो है वो 85 लाख रुपीस दें, जो कि खर्च हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट, और फर्दर कॉम्पोजिशन जो हुई है लॉस सफर्ड हुआ है। अपीलेंट ने सूट फाइल कर दिया, सिविल सूट, ओरिजिनल सूट, रिकवरी ऑफ अमाउंट 22,82,000 का, तो वो ट्रांसफर हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो एंड सो, और सिविल सूट नंबर बना, समन्स इशूड हुए। 28/8/2014 को रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, रिस्पोंडेंट ने अंडर सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कि सूट फाइल किया गया था अपीलेंट द्वारा, और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया और कह दिया ठीक है कि अलाउड कर दी एप्लीकेशन को, और इसके बाद अलाउड कर दी एप्लीकेशन को। उसके बाद अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट बिफोर दिस कोर्ट, और अपॉइंटमेंट की आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की मांग की। एप्लीकेंट थी वो अलाउड होगी, कोर्ट ने डायरेक्शन दी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को कि वो अपॉइंट करे आर्बिट्रेटर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। 25/3/2017 को अपीलेंट ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स भेजे और रिफंड मांगा 20 लाख का विद इंटरेस्ट। रिस्पोंडेंट ने अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया। उसके बाद 7/7/2018 को रिस्पोंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल किया और क्लेम किया 1,62,90,83 थी। यहाँ पर अपीलेंट ने जो है काउंटर क्लेम है कहा कि उसे डिसमिस कर दिया जाए लिमिटेशन में से टाइम पीरियड है, लेकिन आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन को इम्पिंज्ड अवार्ड की, और जो अवार्ड है वो दे दिया गया। उसके बाद 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो है वो चैलेंज किया, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अपीलेंट ने चैलेंज किया जो कि रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन ही रेज किए हैं यहाँ पे कोर्ट ने, और लिमिटेशन के बारे में बताया एक तो, और डिस्कशंस काफी किया हुआ इसमें इस पूरी जजमेंट में। उसमें बताया गया सेक्शन 14 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड द बोनाफाइड विदाउट जुरिस्डिक्शन। अब कोर्ट ने यहाँ पे ये बातें बताई हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स जो है वो मस्ट बी रिलेटेड टू द सेम इशू होनी चाहिए, इट इज प्रोसिक्यूटेड डिलीजेंटली एंड गुड फेथ पे दी जानी चाहिए। A court in earlier proceedings are prosecutors is unable to entertain, क्योंकि डिफेक्ट होता है जुरिस्डिक्शन का, और अदर causes like to सेक्शन 14 का जो है लिमिटेशन का ये ग्राउंड्स हैं। और अब कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल जो ट्राइब्यूनल ने प्रोसीड बताया कि जो कंटेस्टिंग द मैटर जो है वो ड्यू डिलिजेंस और अल्टीमेटली सक्सीड हुई इन पार्टी गेटिंग फॉर आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन अप्लाइज जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में होता है, और पीरियड ऑफ 2 years and 5 months इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो कंक्लूजन जो थी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की वो एरोनियस है। कोर्ट ने कहा कि जो बेनिफिट है सेक्शन 14(1) का लिमिटेशन का वो अवेलेबल होता है प्लेंटिफ के पास, जिसने अपना डिलीजेंटली परस्यू किया हो क्लेम के लिए, और कोर्ट एज फर्स्ट इंस्टेंस और या फिर अपील और रिवीजन,
और जहां जिसमें कोर्ट अनेबल टू एक्सेप्ट कर पाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट मतलब से कोई प्ले फाइल करता है, जो प्लिया फाइल करता है कोर्ट में, और कोर्ट एक्सेप्ट करे, ड्यू डिलीजेंस से वो फाइल करे, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन पता चले कि ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का जो पीरियड है वो काउंट जो है वो नहीं बनता है। और कॉज ऑफ लाइक था, तो यहाँ प्रोविजन बताया कि ये उसके लिए नहीं बना है सेक्शन 14 का, जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं क्लेम को। जो काउंटर क्लेम जो बनता है इज लाइक अ सूट, लेकिन डिफेंडेंट मे बी कंस्टिट्यूड एज अ प्लेंटिफ इन द काउंटर क्लेम। हाउएवर जो बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, ये जरूरी है कि पार्टीज जो है वो क्लेम कर रही हैं सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का, वो उन्होंने अपना डिलिजेंटली परस्यू किया हो क्लेम को, और प्रोसीडिंग्स जो है वो इसलिए नहीं एंटरटेन की जा सकती हो जिसमें वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो और लाइक अदर रीजंस, और नॉट फॉर द वांट ऑफ इफेक्टिव क्लेम। सब्सिक्वेंटली एक्शन जो है कोर्ट का कंपेरिजन ज्यूरिसडिक्शन का मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर इन इशू। पहले जो केस सेम मैटर फाइल किया जा चुका हो और जो कि एंटरटेन ना किया जा सकता हो फॉर द वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पर बताया कि एप्लीकेशन जो फाइल की थी वो अंडर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन थी, वो इसमें पार्टी नहीं थे, cannot be construed as a party pursuing this claim before the court, तो इसलिए इस ग्राउंड्स पे जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। और साथ में कॉरेस्पॉन्डेंसेस के बारे में बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंसेस में भी ये बताया कि जिस पूरी लंबी लेंथी जजमेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंसेस में भी ये बताया कि जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो हुए थे, लेटर्स भेजे गए थे, लीगल नोटिस, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं किया था कि मैटर को रेफर किया जाए लिमिट उसमें आर्बिट्रेशन के लिए। तो इसलिए जो कमर्शियल कोर्ट का जो कंक्लूजन था कि नोटिस जो हैं उसको भी मतलब जो कम्युनिकेशन दी गई है उसे एज ए नोटिस मान लेना चाहिए सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, जो कि एरोनियस है। तो उम्मीद है ये, और इसलिए इस ग्राउंड पे अपील अलाउ कर दी और इम्पिंच अवार्ड जो था वो सेट असाइड कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी लंबी जजमेंट है इसमें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।